ब्लड कैंसर भी 150 प्रकार का है। तो जब हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो हमें नामकरण करना सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। कौन से प्रकार का, कौन सी स्टेज का, ये अपन आगे चर्चा करें। तो सीबीसी में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको देख के पता लगता है कि इसको शायद ब्लड कैंसर हो? ये डॉक्टरों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक सीबीसी टेस्ट डॉक्टर कराता है तो उसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी और प्लेटलेट, एटलीस्ट ये 3 चीज़ें उन्होंने देखनी है। बच्चों में ब्लड कैंसर के रीजन क्या हो सकते हैं? लोगों में गलत धारणा है कि बच्चों का ब्लड कैंसर या बच्चों का कैंसर जेनेटिक है। उसका जवाब है कि कैंसर जेनेटिक नहीं है। 98% लोगों को जेनेटिक कारण नहीं है, इडियोपैथिक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को कैसे किया जाता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक खून बदलने की प्रक्रिया है जिसका हाथ के नसों के माध्यम से स्टेम सेल निकालते हैं, रिसिपिएंट जो होता है उसमें वो डाल देते हैं। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसमें खर्चे क्या होते हैं? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट मल्टीपल माइलोमा 5 से 6 लाख रुपए में हो जाता है। लिम्फोमा 10 से 12 लाख रुपए में हो जाता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट 14 से 15 लाख रुपए में हो जाता है। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है? तो ये हमारा खुद का डेटा है, ये वेस्टर्न डेटा नहीं है दोस्तों, ये खुद फोर्टिस का डेटा है कि 90% लोग ठीक हो जाते हैं। आज बिग हेल्थ के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, आज की तारीख में जीतना रूल है, हारना एक्सेप्शन है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं शुभम हूँ। हम बिगो हेल्थ के को फाउंडर्स हैं और बिगो हेल्थ एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बिगो हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आप अपने शहर में डॉक्टर ढूंढ सकते हैं और उनके पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दिल्ली, पटना जैसे बड़े शहर के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। कैंसर, कार्डियक, न्यूरोसर्जरी जैसे बड़े बीमारी का इलाज बड़े शहरों में बड़े आसानी से करा सकते हैं। हम लोग भारत सरकार के द्वारा सपोर्टेड एक हेल्थ केयर स्टार्टअप हैं। सितंबर 2024 तक 70,000 से ज़्यादा मरीजों ने हमारे ऐप के माध्यम से सही डॉक्टर के पास सही इलाज कराया है। जब छोटी बीमारियों की बात होती है तब तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हमें अपने शहरों में डॉक्टर्स मिल जाते हैं। बट जब बात आती है बड़ी बीमारी की, जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराना है, तो उस समय परेशानी ज़्यादा होती है। तो इस पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से हमारा गोल यही है कि हम आपको, आप जैसे पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट जो छोटे शहरों में या गाँव में रहते हैं, हम आपको अवेयर कर सके, हम आपको बता सके कि आप एक सही डॉक्टर कैसे चुनेंगे और आप अपना सही इलाज कैसे करा सकते हैं। सो बिगो हेल्थ के पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में हमारे साथ देश के 2 सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव एंड डॉक्टर विकास दुआ। डॉक्टर राहुल भार्गव एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड ब्लड कैंसर के डॉक्टर हैं जो कि देश में सबसे ज़्यादा 2000 से अधिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और साथ में है डॉक्टर विकास दुआ जो कि बच्चों के ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट हैं। तो वेलकम डॉक्टर भार्गव एंड वेलकम डॉक्टर विकास टू आवर पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंसर की जिससे अपने भारत में हर 5 मिनट में एक नया केस आता है और लास्ट ईयर का जो हमारा गवर्नमेंट का डेटा है 70,000 डेथ्स हुई हैं उससे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर की, जो वन ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक है। और हम ये डेटा कहता है कि अगर हम राइट समय पे राइट इन्फॉर्मेशन के साथ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें तो काफ़ी सारी डेथ्स को बचाया जा सकता है। तो सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर विकास दुआ है और मैं बच्चों के ब्लड कैंसर, बच्चों के किसी भी प्रकार के कैंसर और बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट का विशेषज्ञ हूँ फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। थैंक यू बिग हेल्थ, शुभम और गौरव, आप एक बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर राहुल भार्गव है, मैं ब्लड और ब्लड कैंसर का विशेषज्ञ हूँ। यहाँ दोस्तों लाल खून, पीला खून, सफ़ेद खून कम होना, ज़्यादा हो जाना, उसी के साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिससे हम बहुत घबराते हैं उसके विशेषज्ञ हैं और इंसान हैं, और इसी इंसान को दवाइयों के माध्यम से ब्लड कैंसर से इलाज करके उनको जीतने में मदद करते हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि ब्लड कैंसर होता क्या है और इसके होने के लक्षण क्या, कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखो दोस्तों, किसी को भी कभी भी कोई भी कैंसर हो सकता है। द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर इज नॉट टू बी बॉर्न। अगर हम पैदा नहीं हुए तो हमें कैंसर नहीं होता। या सीधी सी बात है, रक्त कोशिकाएं हैं, जैसे हमारी गाड़ी, टोयोटा गाड़ी भी ले लो, 2 लाख के बाद वो बेचारी बैठना स्टार्ट हो जाती है, उसको डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से रक्त कोशिकाएं हैं, एक दिन एक सेल ये डिसाइड कर लेता है कि मैं अमर हो गया,
कितनी बड़ी विडंबना है, हम सब अमर होना चाहते हैं, पर एक दिन एक सेल अमर हो जाता है, उस दिन अपनी वाट लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनडिवाइडेड तरीके से फैलता जाता है, वो रक्त कोशिकाओं में तेजी से फैलता है, बाकियों का खाना खा जाता है, जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी होती है या ब्लीडिंग का परेशानियां होती हैं या हमारी गांठें बन जाती हैं। ये ब्लड कैंसर है। सो अनियंत्रित तरीके से रक्त कोशिकाओं को बढ़ने को ब्लड कैंसर कहते हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड कैंसर समूह है 150 बीमारियों का। सिर्फ वो ब्लड कैंसर नहीं है। शुभम और गौरव दो अलग अलग इंसान हैं, दोनों की अलग अलग नियति है, दोनों की अलग अलग कलाकारी है। उसी प्रकार से ब्लड कैंसर भी 150 प्रकार का है। तो जब हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो हमें नामकरण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। कौन से प्रकार का, कौन सी स्टेज का, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। सो डॉक्टर विकास, किसी भी ब्लड कैंसर के अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? जी, जैसे डॉक्टर भार्गव ने बोला, एक सेल एबनॉर्मली मल्टीप्लाई कर जाता है तो वो बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है। वो नुकसान किस तरह से पहुंचाता है? अगर वाइट सेल्स बॉडी के एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो लाल कोशिका और पीली कोशिका का गला घोट देते हैं, उनको दबा देते हैं। तो लाल कोशिका मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम होने से हमें वीकनेस, फैटीग, टायर्डनेस हो जाती है, हमारे शरीर सफ़ेद हो जाता है। और अगर हमारी पीली कोशिका प्लेटलेट कम हो जाए तो हमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो नाक से, पेशाब में, टट्टी से शरीर पे लाल धब्बे आना या नीले धब्बे आना, ये ब्लड कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वाइट सेल एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं बॉडी में और मरीज़ को बैक्टीरिया, फंगस और वायरस नुकसान पहुंचा सकता है। और गौरव, सबसे बड़ी बात पता है कि अभी भी ये प्रॉब्लम है कि बहुत बहरूपिया है। जो ब्लड कैंसर के सिम्टम है ना, बड़े बहरूपिया है। अब किसी को बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, रात में पसीने आ रहे हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। किसी की गांठ बढ़ गई, अब मान लो पीनट के साइज की गांठ थी, वो उसको आज भी हम सोचते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि दोस्तों ब्लड कैंसर भी हो सकता है। और हमारे में भय इतना पैदा कर दिया गया कि हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तो मैं बिग हेल्थ का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपको सही इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप में से अंधकार हटा के रोशनी की किरण ला रहा है, ताकि आप ज़्यादा सोच पाएं, ज़्यादा जान पाएं और जल्द से जल्द अपना इलाज कर पाएं। और इस बहरूपिया को कैसे पकड़ना है, ये आपका डॉक्टर पकड़ लेगा। तो दोस्तों, ये बात जानना ज़रूरी है कि सिम्टम्स बड़े बहरूपिया टाइप होते हैं। इनको ट्यूबरक्लोसिस, बाकी इन्फेक्शन से दूर हटाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो डॉक्टर राहुल, ब्लड कैंसर के डिटेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? शुभम, धन्यवाद। ब्लड कैंसर के लिए सबसे आसान टेस्ट पता है कौन सा है? CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। आपके गांव में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, कस्बे में, कहीं देश में ऐसी जगह नहीं होगी दोस्तों जहां CBC नहीं होता। CBC 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक में इस देश में कहीं भी हो सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, बात है कि पहला कदम कौन उठाएगा। तो CBC की जांच याद रखिएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें प्लेटलेट कम हो जाना, WBC का बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन का कम या ज्यादा हो जाना, तत्पर सत्य बता देता है। और नहीं तो बिगो हेल्थ है, अपनी फोटो लो और बिगो हेल्थ के चैनल पर डाल दो, ये बेचारे हमारे को देख के बता देंगे कि क्या परेशानी है। ये आपके घर घर तक पहुंचे हुए दोस्तों, घर घर पे बैठे हुए ये लोग। इसी के साथ में जब हमें पता चलता है कि हाँ हमारे को ब्लड कैंसर का अंदेशा है, तो उसके बाद अगला टेस्ट होता है बोन मैरो टेस्ट, बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी अगेन, या किसी भी प्रकार की किसी भी लिम्फ नोड की बायोप्सी। अब इसमें क्या ख्याति है, क्या भ्रम है कि हम लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे, टुकड़ा लेंगे, अरे हम बिना घर जाए कैसे मशीन को बता पाएंगे कि मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही दोस्तों। तो बिना बायोप्सी के दोस्तों डायग्नोसिस नहीं होता। और दूसरे ही शब्दों में, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। 2 बार मेरे साथ बोलेंगे, कैंसर बायोप्सी से नहीं फैलता, बायोप्सी कराने से कैंसर नहीं फैलता। तो ये भ्रम को हटा दीजिए, बायोप्सी कराइए। सो बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी हम सुन करके OPD प्रोसीजर पे होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी में एक पेल्विक हड्डियां हैं जहां पे हम मशीनरी है, जहां पे लाल खून, पीला खून और सफेद खून बन रहा है, वहां पे छोटी सी नीडल से जाते हैं, सुन करते हैं, सैंपल लेते हैं, पता चल जाता है कि कौन से प्रकार का, 150 प्रकार के कैंसरों का नामकरण करने में बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जांच है। अब जब मैंने बोन मैरो करी, उसी से साइटोजेनेटिक्स। अब देखो, शुभम और गौरव अलग अलग दिखते हैं ना, उनकी नाक अलग है, चेहरा अलग है, उनकी बनावट अलग है। उसी प्रकार से कैंसर मेरी जीन्स के माध्यम से होता है, तो मुझे उसमें से जेनेटिक का टेस्ट लेना जरूरी होता है, जिसे हम साइटोजेनेटिक्स या NGS या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं, जो आपकी जन्म पत्री के साथ जेनेटिक पत्री बताता है।
जेनेटिक पथरी क्या से क्या पता चलेगा दोस्तों? दवाई कितना काम करेगी, मेरा उसका चाल ढाल रंग रूप क्या होगा, मुझे सिर्फ दवाई से काम करना है या दवाई के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना है या इम्यूनोथेरेपी भी देनी है। और इसी के साथ एक और एडवांस टेस्ट होता है फ्लो साइटोमेट्री, जो AML, ALL, CLL में डायग्नोस करने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों ब्लड कैंसर के लिए बायोप्सी, CBC याद रखिएगा, बोन मैरो बायोप्सी याद रखिएगा। और जहां पे हम लिम्फोमा की बात सोचते हैं, लिम्फोमा की बात जहां पे गांठें होती हैं, वहां पेट स्कैन से हमें पता चलता है कि बीमारी कितनी फैली हुई है। तो लिम्फ नोड बायोप्सी से उसका नामकरण हो गया कि वो शुभम है, राहुल है, विकास है या गौरव है। और पेट स्कैन से उसकी स्टेज पता चल गई कि वो पहला स्टेज का है, दूसरे स्टेज का है, तीसरे स्टेज का है या चौथे स्टेज का है। तो जांचें करना जरूरी है, सही जांच सही जगह से करना सही ब्लड कैंसर का नामकरण करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। सो डॉक्टर विकास, एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट कॉमनली इंटरनेट पे पूछा जाता है, जैसे सर ने अभी बताया CBC से हम जांच करते हैं, तो CBC में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? एज अ फिजिशियन भी उनको कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको देख के पता लगता है कि इसको शायद ब्लड कैंसर हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये डॉक्टरों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक CBC टेस्ट डॉक्टर कराता है तो उसमें हीमोग्लोबिन, TLC और प्लेटलेट, एटलीस्ट ये 3 चीज़ें उन्होंने देखनी है। हीमोग्लोबिन कम पाएगा, अमूमन ब्लड कैंसर्स में हीमोग्लोबिन कम पाएगा। वाइट सेल काउंट या तो बड़े हुए होंगे या घटे होंगे, अमूमन नॉर्मल नहीं होते। और ज़्यादातर कैंसर्स में प्लेटलेट कम होते हैं। अगर ये 3 चीज़ों की गड़बड़ मिले, अगर हीमोग्लोबिन कम मिले, TLC बढ़ा हुआ या घटा हुआ मिले और प्लेटलेट कम मिले, तो एक स्पेशलिस्ट को, एक मेडिसिन के डॉक्टर को या एक MBBS डॉक्टर को, एक सुपर स्पेशलिस्ट जो ब्लड का डॉक्टर है उससे संपर्क करना ज़रूरी है। और बिकॉज क्यों नहीं सिर्फ लो हीमोग्लोबिन, ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना, जहाँ देश में हम सिर्फ कम जानते हैं दोस्तों, कई बार हीमोग्लोबिन 17-18 भी हो जाता है। हमारे गांव में, हरियाणा में, बिहार में कई बार जहां आधी जनसंख्या, 65% जनसंख्या एनीमिया से ग्रसित है, वहां पे हीमोग्लोबिन 18-19 भी हो जाता है। तो 16.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भी खराब है। वैसे ही प्लेटलेट ज़्यादा हो जाना, हमें बहुत बार लगता है ज़्यादा प्लेटलेट है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दोस्तों, ज़्यादा प्लेटलेट होना भी 4.5 लाख से ज़्यादा भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट डॉक्टर भार्गव ने बोला कि किसी भी नाली के अंदर मलबा और पानी बराबर होना चाहिए। अगर मलबा बढ़ गया तो भी दिक्कत है, पानी कम हो गया तब भी दिक्कत है। तो कम ज़्यादा दोनों ही अच्छा नहीं है, नॉर्मल मात्रा में चीज़ें रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर राहुल, जैसे अभी आपने बात करी कि हमारे देश में एनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमारे डेटा के अनुसार 57% महिलाएं हमारे देश में एनीमिया से ग्रसित हैं और भारत सरकार इसके लिए काफ़ी अभियान भी चला रही है। तो आपको क्या लगता है इसके मेन रीजन क्या हो सकते हैं, और क्या ये फ्यूचर में, क्योंकि आप गांव में जाएंगे देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा तो कम ही रहता है, मेरे को कोई है नहीं, तो क्या ये फ्यूचर में कुछ कैंसरस या कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है क्या? देखिए, हमने बहुत पहले हमने जान लिया, जब भी इंटॉलरेंस की बात चल रही है, हम कहते हैं देश में हमारे से ज़्यादा टॉलरेंट कोई नहीं है। हमने मान लिया 10 का दम, 10 है तो बस है। नहीं दोस्तों, महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना चाहिए, पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 से ज़्यादा होना चाहिए। जब हम ज़्यादा मांगेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारा कम क्यों है। तो कम होने से क्या पता चलेगा? थैलेसीमिया पता चलेगा। कम होने से क्या पता चलेगा? एल्डरली साइड में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या ब्लड का कैंसर तो नहीं है। अब देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने 70 साल के सारे लोगों का हमारा आयुष्मान भारत में एनरोलमेंट करा दिया। अब 70 साल में मैं जब हीमोग्लोबिन 11 मांगूंगा तब मैं जांच कराऊंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई मेरा हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर क्यों नहीं जाता। तो डॉक्टर जांच कराएगा। जब डॉक्टर जांच कराएगा तो वो कैंसर को पहली स्टेज में पकड़ पाएगा, जिसको हम माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो एनीमिया का धागा जो हम पकड़ दें ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से हम आयरन डेफिशिएंसी, इसी से हम महिला के जब बच्चा पेट में आता है उसकी पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। इकोनॉमिकली इन बच्चों को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर ये एनीमिया मुक्त होकर हीमोग्लोबिन प्रॉपर लेके पैदा होते हैं, ताकि ये देश में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसी के साथ में थैलेसीमिया,
जो थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी परेशानी है, आज भी 8-9 हज़ार बच्चे इस देश में थैलेसीमिया से पैदा होते हैं, जिनको 6 महीने की उम्र से, जो डॉक्टर विकास दुआ जिसके स्पेशलिस्ट है, 6 महीने से ब्लड लगता है और 25-30 साल में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। इन लोगों को पैदा होने से बचा सकते हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे तो हम आगाह रहेंगे कि हमारे को ब्लड कैंसर हम जल्द से जल्द पकड़ पाएंगे। तो जरूरत है नॉलेज की, जरूरत है ये जानने की कि मेरा हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, अगर 12 नहीं है तो क्यों नहीं है। पुरुषों में आप एक बात मानिएगा, 1 in 4 को एनीमिया होता है। मैं मेरठ में, पटना में जब पुरुषों को हीमोग्लोबिन लो से नीचे देखता हूं, आप मानेंगे नहीं, 1 in 3, 1 in 3 में हम कोलन कैंसर पकड़ पाते हैं। तो देखिए, एनीमिया से पकड़ाई, कहां से पकड़ाई स्टार्ट हुई थी? एनीमिया से, कि मेरा हीमोग्लोबिन पुरुषों में लो क्यों हुआ? क्योंकि महिलाओं में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर महीने होती है, किसी के ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। पुरुष में क्यों? गौरव, शुभम, राहुल में, विकास में अगर हीमोग्लोबिन लो है दोस्तों, तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जरूर कराएं। तो इसलिए गौरव, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एनीमिया पे हमको दिल मांगे मोर, हमारे को हीमोग्लोबिन, इस बार हर महिला की यही पुकार, अब की बार मांगे हीमोग्लोबिन 12 के पार। तो सर, जैसे कभी किसी को पता चल गया कि ये उसको ब्लड कैंसर के सिम्टम्स हैं, तो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? जी, ब्लड कैंसर जैसे हमने बात करी, लाल कोशिका, सफ़ेद कोशिका, पीली कोशिका में हेरफेर होना और बोन मैरो टेस्ट के माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि आपको ब्लड कैंसर है या नहीं है। जैसे मैं बच्चों के ब्लड कैंसर्स और बच्चों के कैंसर देखता हूँ, तो बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर कोई होता है तो ब्लड कैंसर होता है। तो बच्चों में 2 तरह के कैंसर बहुत कॉमन है, ब्लड कैंसर बहुत कॉमन है, जिनके नाम है, टेक्निकल नाम है ALL और AML, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। बच्चों में कैंसर और भी हैं, ब्लड कैंसर और भी हैं, बट ये 2 कॉमन है। तो इन 2 कॉमन कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी, इंजेक्शन से और मुंह से दवाइयाँ, यही एकमात्र इलाज है। और कुछ दुर्भाग्यशाली बच्चे जिनकी बीमारी, 5 से 10% बच्चे जिनकी बीमारी इन कीमोथेरेपेटिक एजेंट से कंट्रोल नहीं हो पाती, उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। बट अगर जनता को समझना है, एक जनरल डॉक्टर को समझना है, तो कीमोथेरेपी से मरीज़ का इलाज हो सकता है और बहुत हाई क्योर रेट्स है। आज हम 2024 में जो बात करते हैं, बच्चों का कैंसर बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। बच्चों का ब्लड कैंसर के और भी बेटर आउटकम्स हैं। ज़्यादातर बच्चे, 90% से ज़्यादा बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सही जगह सही टाइम पे इलाज कराएं। सो डॉक्टर राहुल, अभी डॉक्टर विकास ने बताया कि 90% से ज़्यादा बच्चे ठीक होते हैं। एक कॉमनली क्वेश्चन जो लोग इंटरनेट पे और हमसे भी पूछ रहे थे कि ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है अभी? देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। देखिए, मैं जब अपन ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि एक बार किसी पुलिस वाले ने, मैं क्योंकि तेज ड्राइव कर रहा था, तो उसने पकड़ा, हाथ पकड़ के पूछा कि तू किस प्रकार का डॉक्टर है। तो उसने पहले अपने पीठ के बारे में पूछा, तो मैंने कहा मैं पीठ नहीं देखता। फिर उसने अपनी आँख के बारे में बोला। फिर मैंने उसको धीरे से बोला मैं ब्लड कैंसर का डॉक्टर हूँ। तो उसने हाथ छुड़वा के मुझे कहा तू चला जा, कहीं मुझे ब्लड कैंसर ना हो जाए। इतना भय लोगों में आज भी, इस 24 में इतना भय अभी भी लोगों में है कि कहीं ब्लड कैंसर छुआछूत की बीमारी तो नहीं है, या ब्लड कैंसर आपस में बैठने से ब्लड कैंसर तो नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि हम अगर अपना पुराना पिछले 40 साल का इतिहास देखें तो हर चीज़ ग्लैमराइज की, जो चीज़ की गई, जो बॉलीवुड ने ग्लैमर दिखाया कि हर बार हर पिक्चर में ब्लड कैंसर का आदमी मरता ही था, वो जीता नहीं था, वो जीतता नहीं था, वो हार जाता था। पर आज बिग हेल्थ के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, आज की तारीख में जीतना रूल है, हारना एक्सेप्शन है। तो जब हम बात करते हैं कि कितने % लोग ठीक हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करके देना चाहूंगा, रादर देन एक समूह की तरह। समूह में क्योंकि बातें आ नहीं पाएंगी, सिंपल CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, मैं ओरल गोली खा के एटलीस्ट 65 साल तक नॉर्मल जीवन यापन कर सकता हूं। एक ओरल गोली। दोस्तों, मेरा डर और भय क्या था? ब्लड कैंसर से भय क्या था? एक मृत्यु, दूसरा कॉस्ट, और तीसरा कीमोथेरेपी। सो डॉक्टर विकास दुआ कीमोथेरेपी की जब बात कर रहे थे, तो मैं उसको सिंपल भाषा में कहूंगा, मेरी दवाई सिर्फ दवाई है, कीमोथेरेपी नहीं है। क्यों? वो बाल नहीं गिराती। CML की गोली, हालांकि मेरे और गौरव के बाल चले गए हैं, बट CML की दवाई, ओरल गोली, इमैटिनिब, डेसाटिनिब, निलोटिनिब, बाल नहीं गिराती, लूज मोशंस नहीं कराती,
और अगर मैं रोज एक गोली प्रॉपर तरीके से खाऊं और एक जांच कराता रहूं, जो भी भारत सरकार ने 10,000 की जगह वो जांच 2,500-3,000 पे आ गई है, उसके माध्यम से मैं नॉर्मल जीवन यापन कर सकता हूं। अगर मैं मल्टीपल माइलोमा की बात करूं तो जब हम आज से 15 साल पहले 2 साल हमारा इंसान जीता था इस देश में, आज वो 7 से 8 साल जी सकता है। अगर मैं लिम्फोमा की बात करूं, 60% लोग डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के टारगेटेड दवाई के माध्यम से ब्लड कैंसर को हरा पा रहे हैं। अगर मैं AML की बात करूं, जैसे पीडियाट्रिक में विकास ने कहा, ALL में 90%, ये हमारा खुद का डेटा है, ये वेस्टर्न डेटा नहीं है दोस्तों, ये खुद फोर्टिस का डेटा है कि 90% लोग ठीक हो जाते हैं। अगर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करूं, 60 से 70% लोग ठीक हो जाते हैं। तो वो कांटा 0 से 70% तक पहुंचा है, मैं मानता हूं, पर वो 70 से 100 भी इसी दशक में हमारे जीवित रहते हुए भी पहुंचेगा, क्योंकि नई नई दवाइयां रोज के माध्यम से निकलती जा रही है। तो डर और भय किस चीज का है दोस्तों? ब्लड कैंसर कौन से प्रकार का है? आज हम ये और जान पाए कि हमारे जेनेटिक्स, जो हम सिर्फ टेस्ट यहां पे NGS का एक टेस्ट करते हैं जीनोमिक पत्री बनाने के लिए, इससे एक्यूरेटली बता पाते हैं कि आप 70 में आओगे या 30 में आओगे। इससे पहले था ब्लाइंडेड। जब हम बातें करते थे कि कोई बच गया, कोई किसी का देहांत हो गया, तो हम ये सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ। एक माँ बाप के 2 बच्चे, दोनों को एक ही दवाई दी गई, एक को असर हुआ, एक को असर नहीं हुआ। आज वो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो जेनेटिक के माध्यम से सुदृढ़ तरीके से फोर्टिस में होता है, जिसके माध्यम से आप जान जाते हो कि मुझे कौन सी दवाई असर करेगी या नहीं करेगी। और इसीलिए साइंस तत्परता से दोस्तों 0 से 60 तक का कांटा ला पाई है, आगे चल के वो 60 से 100 की तरफ भी जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो डॉक्टर विकास, एक क्वेश्चन जो कि कॉमनली फिर से इंटरनेट पे पूछा जा रहा है कि अगर एक पेशेंट जिनको ब्लड कैंसर है और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, फिर उनका सर्वाइवल कितना रहता है? जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ही लोगों में डर है कि हम कैंसर का इलाज कराएंगे, कहीं हमें उसकी साइड इफ़ेक्ट से तो नहीं हमें नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इलाज नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली हम ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम जो बच्चों की, दोबारा मैं, क्योंकि मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं दोबारा पीडियाट्रिक पॉइंट से ही बोलना चाहूँगा। जो बच्चों के 2 कॉमन कैंसर ALL और AML, जिसमें 90% से ऊपर हम सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको इलाज सही जगह, मैंने बोला, कराना है, सही टाइम से कराना है। अगर आपने इलाज ही नहीं कराया तो वो आज नहीं तो कल अंत दिखेगा, और वो आउटकम जो 90 की बात कर रहे हैं वो 0 हो जाएगा। डॉक्टर विकास का ऑल और नन फिनोमेना है कि बच्चों को इलाज चाहिए या इलाज नहीं चाहिए। इलाज नहीं करोगे तो मृत्यु हो जाएगी। पर एडल्ट में 2 कैंसर ऐसे हैं डॉक्टर विकास, जिसमें बड़ा विचित्र बात होती है कि हम कैंसर डायग्नोस करते हैं, बट उसके बाद कहते हैं आपको इलाज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लेकर आ रहे हैं। जिसमें CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जब आप अपना WBC CBC काउंट देखेंगे जो 50 साल से ऊपर है, उसमें लिम्फोसाइट करके ज्यादा चल रहे हैं। मेरे पास आओगे, 15,000 रुपए में मैं डायग्नोस कर दूंगा कि CLL है। फिर वो मेरी तरफ देखेगा, मैं आपकी तरफ देखूंगा, मैं फिर कहूंगा आपको ना इलाज की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों इलाज नहीं है, इलाज है, पर वो बीमारी का नाम है CLL। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में 80% लोगों को इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरा एक और कैंसर ऐसा है जिसमें डायग्नोसिस के बाद भी अगर सिम्टम नहीं है तो आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, वो है फॉलिकुलर लिम्फोमा। तो डॉक्टर विकास के पीडियाट्रिक में सारे कैंसरों में तत्परता से इलाज की आवश्यकता पड़ती है। 90% रिस्पॉन्स आता है। अगर नहीं इलाज किया तो अगले 2 से 3 महीने में मृत्यु हो जाती है। बट एडल्ट साइड में 18 साल से ऊपर में CLL और फॉलिकुलर लिम्फोमा में कैंसर होने के बाद भी 80% को इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुभम, इसीलिए सही डॉक्टर के पास पहुंचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कैंसर वर्ड समझ लिया, आपको उस कैंसर का कौन सा सब टाइप है, उसका इलाज की आवश्यकता है, कितना आपका इलाज आपका भारी है, कितना स्ट्रॉन्ग है या बिल्कुल नहीं है, जैसे 2 एग्जाम्पल डॉक्टर भार्गव ने दिए। इसलिए करेक्ट हेमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हेमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो ब्लड के रोगों का स्पेशलिस्ट है। बहुत सारे प्रकार के डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो सॉलिड ट्यूमर्स देखते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। हेमेटोलॉजिस्ट बेचारा लिक्विड, मतलब लाल खून, पीला खून और सफेद खून, साथ में लिम्फोमा और माइलोमा का ही स्पेशलिस्ट है। और उसमें भी 1 डॉक्टर 1 डिजीज का नारा जो है वो फोर्टिस में सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है।
एक डॉक्टर एक बीमारी, मतलब माइलोमा का एक डॉक्टर, लिम्फोमा का एक डॉक्टर, पीडियाट्रिक ALL का एक डॉक्टर, पीडियाट्रिक में डॉक्टर विकास दुआ के पास ब्रेन ट्यूमर का एक डॉक्टर, और हमारे पास हमारी 8 बीमारियों के अलग अलग का एक डॉक्टर, सो दैट आपको प्रिसाइज तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और शोध के माध्यम से इस कांटे को 60 से 100 तक ले जाने की जर्नी अगले 2 दशक में हम साथ में तय करें। तो सर, जैसे हम बात करते हैं, हम हमारे देश में बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर है, तो अब हम उस पर बात करते हैं। सिंस वो बच्चा अभी छोटा ही बच्चा है और अभी आउट वर्ल्ड से इतना एक्सपोजर उसको नहीं मिला हुआ है, तो बच्चों में ब्लड कैंसर के रीजन क्या हो सकते हैं? ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जो लोगों में गलत धारणा है कि बच्चों का ब्लड कैंसर या बच्चों का कैंसर जेनेटिक है, तो उसका जवाब है कि कैंसर जेनेटिक नहीं है। 100 बच्चों को अगर ब्लड कैंसर होता है तो 1 से 2%, 98% लोगों को जेनेटिक कारण नहीं है, इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब है हमें कारण नहीं पता। आज भी US में, UK में रिसर्च चल रही है कि क्या इसका कारण पता लग गया बच्चों में कैंसर का, तो कारण नहीं पता। इलाज में बेहतरी होती जा रही है, हर साल इलाज की बेहतरी है। जिस दिन कारण पता लग गया उस दिन उसकी वैक्सीन बन जाएगी, हो सकता है वो कैंसर ही ना हो। गौरव, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर हम 2 स्टडीज देखें जो लेटेस्ट में पिछले 1 महीने में पब्लिश हुई है कि हर जगह में यंग लोगों को कैंसर हो रहा है। कल भी जब मैं मीटिंग में था तो किसी ने उठ के कहा कि हमारे पास जो कैंसर माइलोमा होता है या लिम्फोमा होता है वो 1 दशक पहले होता है अमेरिका के मुकाबले में, मतलब 60 साल की जगह 50 साल, 50 साल की जगह 40 साल। तो दोस्तों, यंग पॉपुलेशन में तो कैंसर होना ही नहीं चाहिए भाई। अगर हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम सोचते हैं कि सेल में त्रुटि आएगी, टोयोटा में पहले 1000 किलोमीटर में थोड़ी त्रुटि आती है, 2 लाख 4 लाख किलोमीटर के बाद ही आती है ना त्रुटि। हम सब ने टोयोटा चलाते होंगे। तो दोस्तों, यंग में क्यों आता है? कभी सोचिएगा इस बात को। स्लीप, डाइट, बिगो हेल्थ ने पिछला एपिसोड डॉक्टर नितेश के साथ इतना अच्छा डाइट के बारे में किया था कि जिससे देख के सुन के हमारी आंखें खुल गई कि हम क्या खा रहे हैं, व्हाट इज ऑन योर प्लेट। हम सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं कारण, बट व्हाट इज ऑन योर प्लेट? एनवायरमेंट, स्लीप, स्ट्रेस। BBC का एक आर्टिकल है जिसमें ये बताते हैं कि बड़े कारण हैं यंगस्टर्स में कैंसर होने के। अगर मैं पिछले 50 साल में देखता हूं, इंसान ने 4.5 घंटे कम सोना स्टार्ट कर दिया है पिछले 50 साल में। स्ट्रेस 8 गुना बढ़ा दिया है पिछले 50 साल में। तो उसका नजरिया दिख रहा है कि हमें यंग पॉपुलेशन को कैंसर ज्यादा हो रहा है। वो पॉपुलेशन जो इस समय देश निर्माण में जिसने अपना पूरा भविष्य लगाना था, पूरा श्रम दान देना था, वो इस कैंसर से ग्रसित होकर पीछे रह जा रहा है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। इसीलिए बिग हेल्थ देखते रहिए, समझते रहिए कि स्ट्रेस का क्या कारण है, स्लीप कैसे लेनी है, खाना कौन सा खाना है, क्योंकि यही चीज रोज 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 एक एक चीज बदलेंगे तो शायद तब हम बहुत बड़ा डिफरेंस कर पाएंगे। वो पंचतंत्र की कहानी है ना, कौवे ने एक एक बूंद बूंद, एक एक कंकड़ डाल के पानी को ऊपर ले आया था। तो बिग हेल्थ वही काम आप लोगों के लिए कर रहा है। तो डॉक्टर विकास, जैसे कि बच्चों में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई ना कोई सिम्टम्स होते रहते हैं। कभी उल्टी हो रही है, कभी उसको फीवर आ रहा है, कभी वो रो रहा है, लेकिन लोग नज़रअंदाज कर देते। तो ऐसे कौन से पर्टिकुलर सिम्टम है कि जो कि 1 या 2 महीने चल रहे हैं तो लोगों को ध्यान देना चाहिए, कहीं ये तो कैंसर का तो नहीं है रोग? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो इससे पहले ये बात करते हैं बच्चों में कौन से कैंसर होते हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर के बारे में हमने बात कर ली, ब्लड कैंसर। हम सब हैरान हो जाएंगे सुन के कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर बच्चों में जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर होता है, और थर्ड मोस्ट कॉमन लिम्फोमा होता है, जो डॉक्टर भार्गव ग्लैंड्स के कैंसर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किडनी का कैंसर विल्स ट्यूमर, लिवर का कैंसर हिपैटोब्लास्टोमा, आँखों का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा, मसल का कैंसर रैप्डोमायोसार्कोमा, हड्डियों का कैंसर ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड का कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा। ये 8-9 प्रकार के कैंसर बच्चों में हो सकते हैं। तो हर कैंसर की अपनी प्रेजेंटेशन है। बच्चों के ब्लड कैंसर की बात करी, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा, 2-3 हफ्ते से बुखार चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो ये ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। एक बच्चा सर दर्द बता रहा है, स्कूल जाता है, क्लास में अटेंटिव नहीं है, टीचर को लगता है कि ये अटेंटिव बच्चा नहीं है, ये सुनना नहीं चाहता, और माँ बाप भी कहते हैं कि ये शायद पढ़ाई में अच्छा नहीं है, सुनना नहीं चाहता। सुबह उठता है, वॉमिटिंग करता है, अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग करता है,
तो क्या ये किसी ब्रेन की दिक्कत से तो रिलेटेड नहीं है? तो न्यूरोलॉजिस्ट देख के एक ब्रेन की इमेजिंग करा के बता सकता है कि रेयर टाइप, मैं कोई भयभीत नहीं कर रहा कि रेयर कारण क्या इसका, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, गांठें तो नहीं बढ़ रही। लिम्फ नोड्स बच्चों में बहुत कॉमनली बढ़ते हैं, एज के साथ लिम्फ नोड बढ़ते हैं, बट कोई लिम्फ नोड बढ़े ही जा रहा है, एंटीबायोटिक देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, साइज बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर भार्गव ने बहुत पॉइंट अच्छा यूज़ करा, अगर बायोप्सी नहीं करेंगे तो जानकारी हम अधूरी रह जाएगी, डायग्नोसिस नहीं बन पाएगा। किडनी के कैंसर में ब्लड में, यूरिन में ब्लड आ ही जा रहा है, यूरिन इन्फेक्शन नहीं है बट ब्लड आ रहा है। इस तरह से हड्डियों कैंसर में चोट हल्की लगी बट हड्डी टूट गई, बच्चों की हड्डियाँ तो स्ट्रांग है, हल्की चोट पे कैसे टूट गई। पैरों में सूजन आने लग गई, क्या ये कैंसर तो नहीं है? बायोप्सी में पता लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि वी हैव टू बी इनटॉलरेंट टू द सिम्टम्स। आपके जो सिम्टम्स है, जो लक्षण हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, आप उसको इनटॉलरेंट बनिए, उसको नज़रअंदाज ना करिए, आप डॉक्टर को दिखाइए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों के डॉक्टर का पीडियाट्रिशियन है, वो इन चीज़ों को पकड़ेगा और आपको सही जगह डायरेक्ट कर देगा। सो बेसिकली गौरव, और हम लोगों को ये समझना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर परसिस्टेंट है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तब अपने को बच्चों के डॉक्टर या डॉक्टर विकास दुआ से मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों में कॉमनली चलती रहती है। खांसी, जुकाम, लिम्फ नोड जैसे हैं, बच्चों के साथ खांसी जुकाम हुआ तो लिम्फ नोड आ जाते हैं। बट हाँ, वो परसिस्टेंट अगर है, वो 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर है, तो आपको ज़रूर पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सो डॉक्टर विकास, एक एडल्ट के अगेंस्ट बच्चों के जो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, उसमें वो डिफरेंसेस क्या होते हैं जनरली? जी, बच्चों के जो ब्लड कैंसर, हम 2 ही कॉमन कैंसर मैं बार बार बता रहा हूँ, उस कैंसर को अडल्ट और पीडियाट्रिक में ट्रीट कीमोथेरेपी से करा जाता है। बच्चों के ब्लड कैंसर का रिस्पॉन्स रेट्स बेटर है अडल्ट के ब्लड कैंसर से, ALL AML की बात कर रहा हूँ मैं, और ज़्यादातर बच्चों को कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है, बट काफ़ी अडल्ट्स को उसमें ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो डॉक्टर राहुल, आपने 2018 में हरियाणा के अंदर 500 से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग करी थी, तो सबसे पहले आप जरा उस स्क्रीनिंग के बारे में बताइए कि आपने क्या स्क्रीनिंग करी थी, और साथ में एज पेरेंट्स आप एक पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको अपने बच्चों को किस तरह के टेस्ट या स्क्रीनिंग वो करा सकते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल है। स्क्रीनिंग का मुद्दा हमारा है एनीमिया इराडिकेशन प्रोग्राम, जो भारत सरकार का चल रहा है। इन बच्चों में नूह मेवात में जाके CBC का टेस्ट किया गया, और CBC टेस्ट में आयरन की टैबलेट दी गई, तो उसमें पाया गया कि 50 से 60% बच्चे एनीमिक थे। देखिए, बच्चों में एनीमिया का मतलब ये है, 1-2 तरीके से समझिए। जब बच्चा पेट में, माँ के पेट में आता है, अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं होता। बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं होता, वो मंद बुद्धि रह जाता है, या वो अर्ली प्रीटर्म बेबी की तरह पैदा होता है, उसे फास्ट कैचअप ग्रोथ नहीं हो पाती। तो क्या होता है, वो अपने पीयर से पीछे रहने पड़ता है। और जिस प्रकार से देश में इस समय यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है, हमारे को सारे ही यंगस्टर्स स्मार्ट होनार चाहिए, जो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को अपना सहयोग दे पाए। तो वो पॉवर्टी साइकिल को नहीं तोड़ पाता, पहला। दूसरा, जब बच्चों में एनीमिया होता है तो वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं रीच कर पा रहा। क्या वो अच्छा एथलीट बन पा रहा है? अमेरिकन की तरह छोटी छोटी कंट्रीज जैसे कैमरून है, वेस्ट इंडीज है, वहां से एथलीट आ रहे हैं, क्या हमारे पास ऐसे एथलीट आ पा रहे हैं? आप देखिए, पूरा सामाजिक ताना बाना किस चीज में बैठा है। आप कितने हेल्दी हैं, आप कितने हृष्ट पुष्ट हैं, आप कितने न्यूट्रिशनली लेस चैलेंज्ड हैं। तो इसीलिए ये एनीमिया का जो हम इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, तो इनको स्क्रीन करके इनके लिए आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करना, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन के बारे में बताना। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन के बारे में बात हो गई, हमने पैडमैन जैसी पिक्चरें बना ली, बट कभी भी हमने अपनी बहनों को ये नहीं बताया कि महीना ज़्यादा किसे कहते हैं। ज़्यादा और कम की परिभाषा में जब हम कहेंगे नॉर्मल कितना है, उससे हमें कम और ज़्यादा पता चलेगा। तो यहां सारी जो जिज्ञासा और नॉलेज शेयरिंग की बात है कि व्हाट इज नॉर्मल। जब मैं अपने देश में 140 करोड़ लोगों को नॉर्मल समझा पाऊंगा, तब वो लोग खुद अब नॉर्मल पहचान पाएंगे। तो जब हम ये कैंप करते हैं, तो हम ये अपॉर्चुनिटी उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि एनीमिया क्या है, किस तरीके से थैलेसीमिया को आप बचा सकते हो, और उसी टाइम पे आंखों के जांचें या चश्मा उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट वो अपने क्लास में पीछे ना रह जाएं और वो अपना राइट पोटेंशियल अपना रीच कर पाए। इसी के माध्यम से अगर हम लोगों को आपके माध्यम से नॉर्मल समझा पाएंगे,
तो शायद 50 से 60% लोग अब नॉर्मल जान के खुद अपना इलाज कर पाएंगे। तो भागीदारी, अभी तक सरकार इरेडिकेशन प्रोग्राम में घर घर जाके आयरन टैबलेट बांट रही है, तो पब्लिक को लगता है कि वो सरकार का काम है। दोस्तों, गुड हेल्थ अपना काम है जिसको हमें सरकार से मांगना है, जिसे हमें सरकार से मांगना है। तो आप गुड हेल्थ अपने बारे में जानिए कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है। तो डॉक्टर विकास, थैलेसीमिया एक सिकल सेल, ये आप इसको बताएंगे ये होता क्या है? थैलेसीमिया और सिकल सेल ये कैंसर नहीं है, ये ब्लड की प्रॉब्लम्स है। इनको टेक्निकल टर्म्स में हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपकी लाल कोशिका में डिफेक्ट है। थैलेसीमिया में 6 महीने की उम्र से बच्चे को हर महीने ब्लड चढ़ता है और उसकी बॉडी में आयरन बढ़ता है, क्योंकि हर ब्लड के साथ 126 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन मिलता है जो लिवर में, हार्ट में और बॉडी के ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है। और वक्त के साथ में उनको, बच्चों को लिवर की, हार्ट की या एंडोक्राइन ऑर्गन्स की दिक्कत आती है। और वो जैसे डॉक्टर भार्गव ने बोला 25 से 30 साल तक की उम्र से पहले ये बच्चे निकल जाते हैं हमारे हाथ से। और इनका टाइमली इलाज कर दिया जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जैसे कोल इंडिया के माध्यम से हमारे सेंटर में सरकार, प्रधानमंत्री राहत कोष, कोल इंडिया और कुछ और फंडिंग के माध्यम से ऑलमोस्ट फ्री में ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो जागरूकता इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो भी हीमोग्लोबिनोपैथी है, ब्लड की दिक्कत है, बट उसमें जो हमारे लाल कोशिकाएं हैं वो एबनॉर्मली शेप्ड हैं और हमारी ब्लड वेसल्स में अटक जाती हैं। तो बॉडी में पेन्स रहना, बोनी पेन्स, पेन क्राइसिस, खांसी बार बार आना, स्ट्रोक हो जाना, दौरा आ जाना, किडनी को नुकसान पहुंचा देना, ये सिकल सेल एनीमिया में हो सकता है। आमूमन ये बीमारी अफ्रीका में मिलती है, कुछ पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट में मिलती है, बट हिंदुस्तान में भी छत्तीसगढ़ जो है वो गढ़ है सिकल सेल का। इसके अलावा कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, इन जगहों में ये ट्राइब्स के अंदर इनकी जीन्स हैं। क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स मैं बताना भूल गया, थैलेसीमिया और सिकल सेल जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। पेरेंट्स कैरियर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता और उनके विवाह होने से 25% चांस होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा या सिकल सेल हो जाएगा। और उसका इलाज भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो फोर्टिस अस्पताल में आज तक हिंदुस्तान में बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स किसी सेंटर में अगर हुए हैं तो हिंदुस्तान में 2 ही सेंटर्स में है, उसमें फोर्टिस एक है। तो लाइक आपने मेंशन करा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो अब उस पर ही आते हैं। सो डॉक्टर राहुल, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है? क्योंकि जब कभी भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करो तो सबसे पहली चीज़ आती है घबराहट। आप लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट देश में भी नॉर्मल होता जा रहा है, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज समथिंग रेयर। तो ये होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अगेन, क्योंकि हमारे को भय इतना पैदा कर दिया गया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे कोई सर्जरी होती है। तो दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई सर्जरी नहीं है, लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट से ज़्यादा ईजी है। देखिए, अब मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने अपने पास जो भी सुन रहा होगा उसका आंसर दीजिएगा मन में, क्योंकि मन की बात बहुत चलती है देश में। तो 2 किडनी में से अगर 1 किडनी निकाल दी तो कितनी बचेगी? 1। लिवर में से एक आधा लिवर निकाल दिया है 1 में से, तो कितना बचेगा? आधा। और 3.5 करोड़ में से अगर मैंने 3 लाख रक्त कोशिकाएं ले ली तो कितने बचेंगी दोस्तों? कब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ना, बहुत सारी बचेगी ना। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मैं कोई आपका अंग लेता नहीं हूं जो कि रिप्लेनिश ना हो पाए। जैसे मैं आपसे लेता हूं 300 ml खून, वो उतनी देर में रिप्लेनिश हो जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक खून बदलने की प्रक्रिया है जिसका हाथ के नसों के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से स्टेम सेल निकालते हैं, रिसिपिएंट जो होता है उसमें वो डाल देते हैं। बिल्कुल अमर अकबर एंथनी की तरह, जैसे अमिताभ बच्चन निरुपम रॉय को खून दे रहा था। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना ही सिंपल है। अब आप एक बात समझो, आपका खेत था, मैदान है, खेत में आपने बीज लगाए, पेड़ पौधे आए, फसल आई, फसल के साथ खरपतवार भी आ गई। तो आपने कहा कहाँ मैं एक एक को निकालूंगा, मैं पूरे खेत को आग लगाता हूँ। आग लगा दी। बीज मैंने लेके ऑलरेडी रखे हुए थे, पूरे खेत को आग लगाई, फिर से हल जोता, खेत जोता और बीज डाल दिया।
अब इसी चीज़ को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से समझो। शरीर में आपकी हड्डियों में वो खाली जगह है जहाँ पे लाल खून, पीला खून और सफ़ेद खून बनता है। वहाँ पे खरपतवार मतलब ब्लड का कैंसर के अंश आ गए। कीमोथेरेपी दे के मैंने उसको बिठाया, फिर मैंने और दवाई दी जो मतलब खेत को आग लगाने के समान है कि मैंने पूरी बोन मैरो को खाली कर दिया, खेत को आग लगा दी। फिर मैंने नया बीज या तो खुद का रखा हुआ था जिसे ऑटोलॉगस कहते हैं, या एलोजेनिक ट्रांसप्लांट जो मैं भाई बहन से करता हूँ, या मैं मड मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री से लेता हूँ कि अमेरिका में किसी ने तुम्हें दे दिया, किसी का HLA मैचिंग हो गया, या मैं हाफ मैच ट्रांसप्लांट करता हूँ जो कि आविष्कार है विश्व में, उसके माध्यम से स्टेम सेल निकाल के आप में डाल देता हूँ, बीज बो देता हूँ। खेत जोत दिया था, खेत में मैंने केमिकल डाल दिए थे ताकि इन्फेक्शन वापस से ना आए, खरपतवार वापस ना आए, और वो 14 दिन के अंदर बीज जो है फल बनाने वाला वृक्ष बन जाता है जो लाल खून, पीला खून और सफ़ेद खून देता है 3 महीने तक। अगेन देखो दोस्तों, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, विकास के ट्रांसप्लांट में थैलेसीमिया, सिकल सेल में 1 साल तक दवाई चलती है। बट देखो मैं कितना बड़ा हूँ, एडल्ट हेमेटोलॉजी में बेचारे 3 महीने दवाई लो, उसके बाद खत्म। किडनी में आजीवन दवाई लेनी है, लिवर में आजीवन दवाई लेनी है, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डॉक्टर विकास दुआ में 1 साल और डॉक्टर राहुल भार्गव के पास 3 से 4 महीने, काम खत्म हो गया। फिर आप कहते हो कि बेचारा बड़ा कठिन प्रोसीजर है। अब बताओ, मैं शुभम और गौरव से पूछा था, बेटा बताओ कौन सा ज़्यादा दिक्कत वाला है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट? अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो देखो 5 मिनट की नॉलेज से गौरव भी हमारा दोस्त बन गया। तो देखिए, इसीलिए नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मल्टीपल मायलोमा में हर पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना चाहिए क्योंकि वो लाइफ को बढ़ाता है। 3 साल की जगह वो 6 से 7 साल करता है, मतलब डबल, 36 महीने वर्सेस 63 महीने। लिम्फोमा जो रिलैप्स हो गया उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट होता है। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब जिसमें अपने ही सेल आतंकवादी बन के मार रहे थे, जैसे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, उसमें ट्रांसप्लांट होता है। अब भाई बहन वाला जो HLA वाला है उसमें कौन सा, ALL, AML, CML जो आगे बढ़ गया, CML जो आगे बढ़ गया, CML जो आगे बढ़ गया, CML पहली बार में नहीं, जो आगे बढ़ गया। एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें खून बनना ही बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई किसी कारणवश, MDS माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो ये सारी बीमारियां जो है, जैसे मैंने आपसे बार बार कहा था, कांटा जो है वो 60-70 तक पहुंच गया है दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना इलाज महंगा है। विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो सारा ट्रांसप्लांट भारत सरकार के माध्यम से, जैसे सिकल सेल थैलेसीमिया है, वो फ्री कराता है। यही एक देश है जिसने प्राइवेट इंस्टीट्यूट डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर विकास दुआ को मदद करी कि वो इंदौर मेडिकल कॉलेज में, पटना में महावीर कैंसर संस्थान में, इंदौर ESI फरीदाबाद में, बीकानेर में फ्री ट्रांसप्लांट गरीबों का कर पाए। फ्री मतलब फ्री दोस्तों, फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसी देश की देन है जो यहां होता है। तो देखिए किस प्रकार से ये सामाजिक ताना बाना मिलके सब लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे देश का हर एक इंसान किसी भी कास्ट, क्रीड, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर को प्राप्त कर पाए। सो डॉक्टर विकास, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डोनर्स कौन हो सकते हैं और इसमें रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डोनर्स क्या होते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर भार्गव इसका पार्शियली जवाब दे चुके हैं। कुछ कंडीशंस में आपके अपने स्टेम सेल यूज़ होते हैं जिसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट कहते हैं। जिनमें डोनर की आवश्यकता है उसको टेक्निकल नाम है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में जो बेस्ट डोनर है वो ब्रदर या सिस्टर है। तो इसलिए अगर मैं उदाहरण दूं कि आप और मैं भाई हैं और मुझे ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, तो आपका और मेरा मैचिंग होना, जेनेटिक लेवल पे मैचिंग होने की संभावना 25 से 30% है। लेट्स से 100 लोगों की ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, 100 के बहन भाई है, तो 25 से 30 को बहन भाई से फुल मैच डोनर मिल जाएगा, 70 से 75 को नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा उनके लिए रजिस्ट्रीज बनी हुई हैं। हिंदुस्तान में चेन्नई में एक रजिस्ट्री है, दात्री। इसी तरह वर्ल्ड में कई रजिस्ट्रीज हैं। बिगेस्ट रजिस्ट्री जो वर्ल्ड की है वो जर्मनी में है, जिसको DKMS कहते हैं, और सेकेंड बिगेस्ट रजिस्ट्री US में है, NMDP नेशनल मैरो डोनर प्रोग्राम, जहाँ से आपसे जेनेटिकली मैच डोनर शायद मिल जाए। तो हम सर्च करते हैं अगर भाई बहन मैच ना हो तो, या आप अकेले ही पेशेंट हो, अकेले ही बच्चा हो। अगर अनरिलेटेड से भी आपको डोनर नहीं मिलता तो आज के टाइम में हम लोग हाफ मैच ट्रांसप्लांट्स कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे की 50% जीन्स फादर से आती हैं, 50% जीन्स मदर से आती हैं, और मदर और फादर एक ही फैमिली के अगर ना है, जो अमूमन होता है,
तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट, जिसको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट कहते हैं, वो करा जा सकता है। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, कुछ डिकेड्स पहले अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत बात करी जाती थी कि बच्चा जब पैदा हुआ नाल के खून से ट्रांसप्लांट कर दिया। हम ये नहीं कह रहे अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट नहीं होता, कुछ सेंटर्स अभी भी उस ट्रांसप्लांट को कर रहे हैं, बट जब से ये हाफ मैच ट्रांसप्लांट आया है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। ज़्यादातर सेंटर्स में वो परफॉर्म नहीं करा जाता। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, लोगों को लगता है, देखिए किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसी का भी पकड़ के किसी को भी लगा देते हैं। ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब तक HLA मैच नहीं करेगा तब तक आप किसी को भी बहला फुसला के उसका बोन मैरो नहीं ले सकते। तो देखो, एक सामाजिक ताने बाने की तरफ से कितना आसान है कि आपको कोई बहला फुसला नहीं सकता, दवाई कम लगती है, ब्लड ग्रुप की जांच की आवश्यकता नहीं होती, HLA की जांच की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहीं ना कहीं कम कठिन है बाकी ट्रांसप्लांटों के मुकाबले। सर, जैसे बात करते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट जो कि ब्लड और डिजॉर्डर से ग्रसित हैं, उनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारी रजिस्ट्री है उस पर देखें सिर्फ 0.04%, मतलब ये 1% से भी कम डोनर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो इसके क्या कारण है? मतलब क्या ये रिस्की है या क्यों भयावह इतना क्यों है? डर दोस्तों, गौरव, हमारे देश में जहाँ पे लोग खून देने के लिए बहुत डरते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पकड़ के लोगों को लाना पड़ता है खून देने के लिए, वो शायद इसलिए है, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता, क्योंकि उनमें एक प्रकार का भय है, किसी ने उनको भय को हटाने की कोशिश नहीं करी। हम बोलते ज़रूर हैं रक्तदान महादान, पर जब हम अपने ही परिजनों को खून नहीं दे पा रहे, तो आप सोचो जिस इंसान से आप कभी मिले ना हो, जिसके बारे में आपने कभी चर्चा नहीं करे हो, उसके लिए उतना थोड़ा बहुत कष्ट लेके 300 ml खून देना देश के लिए कितनी बड़ी बात होगी। ऐसी ही परिचर्चाओं से जब लोग सुनेंगे कि हमें खून देना चाहिए, खून देने से किसी का जीवन बचता है, भले आप वैष्णो देवी जाओ या ना जाओ, शिरडी जाओ या ना जाओ, बट अगर आप अपना हर 3 महीने पे खून देते हो और वो किसी की जान बचा पाता है, वो इक्विवेलेंट है उस साल के एक बार के वैष्णो देवी के ट्रिप के बराबर। और मान लीजिए अगर आपने स्टेम सेल में इनरोल कराया और आपका स्टेम सेल को देने की आवश्यकता पड़ी दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए उतना पुण्य आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर जाके नहीं मिलेगा, जितना आपका 300 ml खून किसी इंसान को, किसी के बेटे को, किसी की बीबी को, किसी के हस्बैंड को मौत के मुंह से खींच लाएगा। तो इसीलिए हम सबको आगे बढ़ के ब्लड और बोन मैरो रजिस्ट्री में अपने आप को इनरोल करना चाहिए, ताकि आपका 300 ml खून किसी की जान बचा पाए। यह सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है, कोई खतरा नहीं है। 4 घंटे में इसी नस के माध्यम से आप अपना स्टेम सेल दे देते हो, जो जब तक आप अपने घर पहुंचते हो, गुड़गांव में घर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम, पर जब तक आप अपने घर में 2 किलोमीटर तक पहुंचते हो, तब तक वो रीजनरेट हो जाता है। तो आपके ऑर्गन से मैं कुछ ले नहीं रहा ऐसा जो आप सब्ट्रैक्ट हो गया, पर उसके बनिस्बत में क्या आपको मिला? आपको उम्मीद मिली। आपको क्या मिला? आशीर्वाद मिला। आपको क्या मिला? अपना पुण्य कर्म मिला, जो आपके जीवन को बेहतर बना पाएगा। डॉक्टर राहुल, BMT जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इसमें खर्चे क्या होते हैं? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं इंटरनेट पे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी भी हम ये कहें कि देश की जो पर कैपिटा है उसके मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, मैं ये बात मानूंगा। बट हम अगर अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में बात करें, अमेरिका में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट $2 लाख का होता है दोस्तों, फुल मैच ट्रांसप्लांट 10 से 12 लाख 14 लाख रुपए में हो जाता है। तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। आप देखिए, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट मल्टीपल माइलोमा 5 से 6 लाख रुपए में हो जाता है, लिम्फोमा 10 से 12 लाख रुपए में हो जाता है, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट 14 से 15 लाख रुपए में हो जाता है। हाँ, अगर मड और हाफ मैच ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं फोर्टिस अस्पताल में और एम्स में भी दोनों ही में सेम रेट है, ऐसा कैसे? क्योंकि दोस्तों यहां एक बड़ी यूनिट है, यहां पे 20 बेड की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है, जहां पे स्केल्स की वजह से, मतलब वॉल्यूम्स की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है।
तो इसीलिए अगर वन टाइम पैसा इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जिसमें सीएम ऑफिस है, जिसमें कीटो जैसी जगहें हैं, जिसमें बाकी संस्थाएं हैं जो आपको मदद करती हैं फंड रेजिंग के लिए। और डॉक्टर विकास दुआ के पास कोल इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए 10 साल तक के थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चों के लिए फ्री ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है। कुछ इंटरनेशनल एनजीओज जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, जर्मन एनजीओज जुड़ी हुई हैं जो ट्रांसप्लांट में मदद करती है। तो हम मोटी सी बात ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट में हम इसको डिनाई नहीं करते कि खर्चा होता है, ज़रूर होता है, बट एक अगर आपके पास विल है, आपको समझ है कि आपके बच्चे को या आपके बड़े को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, तो रास्ते निकल सकते हैं और फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। और बहुत ही अच्छी बात है, देखिए इसी हम दोनों ने मिलके इसी जगहों से जो इंदौर मेडिकल कॉलेज में फ्री ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है, पटना महावीर में फ्री ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है, ईएसआई फरीदाबाद में फ्री ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है। तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो ट्रांसप्लांट जिसको जरूरत हो और वो ट्रांसप्लांट फाइनेंशियल अभाव में ना करा पाए। जरूरत है आपको अपने भय को हटा के अपने को इस विजय पथ पे चलाने की। सो डॉक्टर राहुल, मैंने आपका ब्लॉग देखा इंटरनेट पे, आपने CAR-T सेल थेरेपी के बारे में लिखा है, तो आप क्विकली उसके बारे में बता दीजिए, ये क्या है और बाकी ट्रीटमेंट से कैसे डिफरेंट है। सो CAR-T सेल, अभी तक हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बाहर से सेल लाके आपके सेल को या कैंसर को हराने की मदद करते थे, पर हमारे को 5000 सालों से आयुर्वेद के माध्यम से ये पता है कि अपना टी सेल अगर जागृत रहता है, जिसे अपन गेट कीपर कहते हैं या अपन जैसे चौकीदार कहते हैं, अगर वो जागृत है तो हमें कैंसर नहीं होता। उसी को समझते हुए हमने अपने ही टी सेल को आर्म्ड किया, मतलब अपने ही टी सेल को अपने पावरफुल किया ताकि वो अपने कैंसर सेल्स को मार पाए। तो मैंने आपके टी सेल्स को निकाला, टी सेल्स को लेंटीवायरस के माध्यम से ट्रेन किया कि देखो बेटा, जाके जो कैंसर वाला सेल है उसको मार देना, उसको लैब में एक्सपैंड किया और वापस शरीर में छोड़ दिया। आप ही का खुद का टी सेल बॉडी रिजेक्ट नहीं करती, खुद का टी सेल है, पहचान जाती है टी सेल है। टी सेल अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो जाके कैंसर सेल को मार सकती है, तो वो कैंसर सेल को मारती है। तो CAR-T सेल आज की तारीख में एक इनोवेटिव मेथडोलॉजी है जिसके माध्यम से हम बी सेल मैलिग्नेंसी, बी मतलब बी फॉर बॉम्बे वाली मैलिग्नेंसी, जिसमें NHL है या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है या मल्टीपल माइलोमा है, उसको हराने में हमें मदद कर रही है। तो सर अब लास्ट में रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। तो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ब्लड कैंसर हो सकता है क्या? नहीं। क्या हर तरह के ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है? जी नहीं। क्या ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट नॉनवेज या मीठा नहीं खा सकते हैं क्या? सब कुछ खा सकता है, वो नॉनवेज भी खा सकता है। रसगुल्ले मेरी सबसे फेवरेट 2 ही चीज़ें हैं, छोले भटूरे और रसगुल्ले, वो सबको खाने चाहिए। क्या बच्चों को कीमोथेरेपी नहीं देते? सब बच्चों को जिनको कैंसर है उनका पहला इलाज कीमोथेरेपी है। हम हमेशा बात करते हैं कि 3 तरह के इलाज है कैंसर में, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अगर लिक्विड ट्यूमर है, ब्लड कैंसर है, सिर्फ कीमोथेरेपी, और अगर सॉलिड ट्यूमर है तो सर्जरी विद कीमोथेरेपी प्लस माइनस रेडियोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी तो सबको लगती ही लगती है। जैसे मच्छर को मारने के लिए अपन गुड नाइट यूज़ करते हैं, वैसे ही ब्लड कैंसर में उन सेल्स को मारने के लिए जो दवाई होती है उसे हम कीमोथेरेपी कह देते हैं। बस इतना ही समझ लो दोस्तों, कीमोथेरेपी कोई ग्लोरीफाइड चीज़ नहीं है, ना वो रंग बिरंगी आती, ना हली पीली आती, ना उससे हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती। आज की तारीख में कीमोथेरेपी बड़ी ही सुरक्षित और सेफ है। एक सबसे लास्ट सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट भी, क्या ब्लड कैंसर फैलता है क्या? कंटेजियस है क्या? अगर इस प्रकार से ब्लड कैंसर फैलता तो मेरे एक कान पे लिम्फोमा होता, पीठ में माइलोमा होता और सर पे ALL हो जाता। तो दोस्तों कंटेजियस नहीं है, आप साथ रहते हो, सब कुछ नॉर्मल जीवन यापन करते हो, नॉर्मल अपना गृहस्थ आश्रम जीते हो, कोई कंटेजियस नहीं है। सो थैंक यू डॉक्टर राहुल, थैंक यू डॉक्टर विकास फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। और हम ये आशा करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने लास्ट 1-1.5 घंटे में शेयर करी, ये हमारी देश की जनता को अवेयर करेगी और वो आगे आ पाएंगे, स्टेम सेल डोनर में अपना लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करा पाएंगे और हम अपने देश में ब्लड कैंसर से बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बिग ओ हेल्थ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गौरव और शुभम का, जिन्होंने इतने ही संजीदा टॉपिक को इतने हास्यप्रद तरीके से और सरल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया, बिना डरे बिना भय के नॉलेज आपको दी, जिसके माध्यम से आप अपने परिजनों में, अपने नेबर में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने गांव में, कस्बे में
आप लोगों को बता सकते हो। अगर हर एक आदमी, अगर 5 आदमियों को ये बात शेयर करेगा बिग ओ हेल्थ के माध्यम से, वो आज अपने को ब्लड कैंसर से हराने में मदद करेगा। और एक बात और दोस्तों, किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है जो इतनी दूर चल के फोर्टिस में डॉक्टर विकास या राहुल भार्गव तक नहीं पहुंच सकता, बट एक जना जो पहुंच सकता है वो है बिग ओ हेल्थ, जो आपके कमरे में, आपके घर में, आपके साथ है, ताकि आप कैंसर और ब्लड कैंसर को हरा पाएं। सो मैं डॉक्टर विकास दुआ बिग ओ हेल्थ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो ये हमने 1 घंटे का पॉडकास्ट करा है, इसके माध्यम से आप अपने घर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में बैठ के बच्चों और बड़ों के कैंसर्स और ब्लड कैंसर के बारे में आपको जानकारी मिल पाई। और मुझे लगता है कि आज की जानकारी से हम और समझदार बनेंगे कि हम चीज़ों के लिए इंटॉलरेंट होंगे, सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करेंगे। और जैसे ही जो बातें हमने आज करी हैं, इस तरह का कुछ लगा तो एटलीस्ट अपने फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, जिनके माध्यम से आप सही जगह डायरेक्ट हो पाएँ। धन्यवाद।